मित्रों राम राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। मित्रों, यहां पर हम बिल्कुल आम व्यक्तियों की बात और जो एक आम समाज है ना, आम वोटर है, हम उनकी बात करते हैं। जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होती है उस पर हम बात करते हैं। राजनेताओं के बयान पर चर्चा करते हैं। और ओवरऑल अगर मैं सच कहूं व्यक्तिगत तौर पे, तो जो मैं लोगों से बात करता हूं और उसका जो मर्म होता है, वे क्या कहना चाहते हैं, मैं उनकी यहाँ पर बात रखता हूं। तो मित्रों, अभी जो सबसे चर्चा का एक कह लीजिए कि हॉटकेक जिसको बोलते हैं, अगर चर्चा का विषय बना हुआ है तो वह बना हुआ है कि कमलनाथ जी, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेताओं में से एक आज भी गिने जाते हैं, तो उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, क्योंकि अभी उनको लेकर एक अटकलें जो चल रही हैं कि वे भाजपा में जाने वाले हैं, भाजपा में जाने वाले हैं। और इसको लेकर जो हमारे पत्रकार भाई हैं, पत्रकारिता जगत के जो कह लीजिए कि बड़े 30 मार खा हैं अपने अपने समूहों में, तो वे उनके पीछे कुछ इस कदर लगे हुए हैं उनसे हाँ या ना सुनने में कि क्या वे भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं। तो उसका आज जबरदस्त तरीके से कमलनाथ जी ने जवाब दिया कि अभी तो फिलहाल मैं किसी की तरहवी में जा रहा हूं, अगर आपको चलना हो तो साथ में आइए। तो इट वाज रियली अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, आई विल से। उनके ह्यूमर की मेरे को दाद देनी चाहिए कि मतलब इतना ज्यादा उनके साथ अब तो ऐसा लगता है कि मेरे को ये लगता है कि अगर कमलनाथ जी जाना भी चाहते हो या ना जाना चाहते हो, ये तो कोई नहीं जानता, परंतु पत्रकारिता जगत के जो धुरंधर हैं वे अवश्य उनको भाजपा में ढकेल कर ही मानेंगे। खैर साहब, परंतु हाँ, एक उनका जो इंक्लिनेशन है, अगर वो किसी के प्रति भी, तो कभी स्पष्ट रूप देखिए वो मजे हुए राजनेता है ना। उन्होंने अपने जीवन के शायद है कि 5-6 दशक भारतीय राजनीति में को दिए हैं। तो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से वे अपने पत्ते नहीं खोलने वाले। और सबसे बड़ी बात जो देखिए, अगर कल तक अगर बात की जाए तो ऐसे पूरे आसार नजर आ रहे थे कि वे भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। उनके बेटे नकुल नाथ जी ने, जो छिंदवाड़ा से सांसद भी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर के बायो से कांग्रेस हटा दिया था। सेम वैसा अगर आप सब याद कर सकें कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी थी, तो उसके एक दिन 2 दिन पहले उन्होंने अपने बायो से, उस समय पे तो ट्विटर होता था, एक्स, तो उससे बायो से कांग्रेस पार्टी का नाम हटा दिया था। कुछ वैसे ही तर्ज पे नकुल नाथ जी ने भी वैसा किया। और कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कमलनाथ जी ने किसी भी प्रश्न का कि वे भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, उन्होंने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया था। वे घुमा फिरा कर ही जवाब दे रहे थे। उनके कट्टर समर्थक माने जाते हैं, और वो भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के तो एक बड़े नेता हैं ही, सज्जन सिंह वर्मा साहब। तो सज्जन सिंह वर्मा जी ने जब कल एक वो प्रेस वार्ता कर रहे थे या पत्रकारों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने पार्टी में जो बड़े नेता हैं उनको, जो पार्टी से मान सम्मान अपमान इस प्रकार की कुछ बातें की थी, तो ऐसा इस बात को मतलब ज्यादा बल मिल गया था कि चूंकि वे बहुत करीब हैं कमलनाथ जी के, कि मोर और लेस मतलब एक तरह से श्योरिटी जैसी बात आ गई थी कि कमलनाथ जी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। परंतु आज सज्जन सिंह वर्मा साहब जब कमलनाथ जी से मिलकर लौटे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कह लीजिए, उनके चेहरे का हाव भाव और जो वक्तव्य उन्होंने दिया कि वे कमलनाथ जी के पास गए थे और जो उनसे चर्चा हुई, तो उसमें कमलनाथ जी तो 2024 का जो अभी लोकसभा चुनाव है उसमें जो सीटें हैं मध्य प्रदेश की, तो वहां पर जाति समीकरण को लेकर चर्चा कर रहे थे। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि देखिए, अगर ब्लंट उसमें हम सीधी कोई बात रखें
तो यह तो फिर ऐसा हो गया कि भाजपा ने उनको ना कर दिया या उन्होंने स्वयं से भाजपा में जाने का मन बदल दिया। दो ही आशय निकलता है। यह जो वक्तव्य भी सज्जन सिंह वर्मा साहब ने दिया, या तो भाजपा ने उनको मना कर दिया कि नहीं साहब, आपके लिए यहाँ पर अभी शायद है कि माहौल ठीक नहीं है, और दूसरा कि या तो उन्होंने ही कुछ एक अपने समीकरण कांग्रेस के साथ इक्वेशन सही बैठा लिए हों, तो शायद है कि चीजें कांग्रेस के, मैं तो यही कहूंगा कि फिर कांग्रेस के लिए फेवर में ही होगी, इफ नॉट अगेंस्ट तो कम से कम फेवर में तो होंगी ही, कि भाई कमलनाथ जी का कांग्रेस छोड़ना मतलब कांग्रेस की, मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश में शायद है कि आधे से भी ज्यादा ताकत कम कर देनी जैसी बात सिद्ध हो जाती। तो चलिए साहब, अब अभी भी एक संशय बना ही हुआ है, परंतु अब जो मेरी अपनी सोच है वह यह है कि भाजपा ने शायद है कि कमलनाथ जी को अपनी नैया में सवार होने की अभी इजाजत नहीं दी है। अब बात उठती है नकुल नाथ जी की, तो वे बेशक भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, देखिए कमलनाथ जी का एक थोड़ा सा जो 1984 का जो सिंह मतलब सरदारों जी के साथ जो एक विभीषिका हुई थी, है ना, सिंह सिख मैसेकर के नाम से, जो हमारी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या के बाद जिस प्रकार से सिखों का नरसंहार हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसका जो अभी दाग कमलनाथ जी पर लगा हुआ है, शायद है कि वही भूत अभी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो इस बात को लेकर देखिए, कांग्रेस के ही भाजपा के ही कुछ नेताओं ने इस बात को लेकर कुछ आपत्तियां दर्ज की थी कि अभी उस कमलनाथ जी को क्लीन चिट, मतलब एक तरह से क्लीन चिट देना जैसा ही हो जाता कि वह जो सिख नरसंहार हुआ था जिसमें वे आरोपी भी हैं, तो क्या भाजपा उस मतलब ऐसे व्यक्ति को अपने साथ एकोमोडेट कर पाएगी, यह एक बड़ा प्रश्न था। खैर अभी भी देखिए कोई स्पष्ट रूप से हाँ या ना करने के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना तो भाजपा से आया ना तो कांग्रेस से आया है। अब यही है कि जब और फिर इनके साथ मनीष तिवारी जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, इनके भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं अनटिल एंड अनलेस जब तक कि फाइनली कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पार्टी से ना आ जाए, नेता स्वयं से आगे आकर ना दे, तब तक यह सब कयास ही होता है। मैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हालांकि देखिए आप सब जानते हैं कि इवन की प्रोबेबिलिटी 99% भी हो, बट वह जो 1% होता है कि नेता या पार्टीज ऑफिशियल स्टेटमेंट ना जारी कर दें, तब तक वह कयास ही होता है। सो लाइकवाइज अभी तो आप इसको कयास मानकर ही चलिए कि सिद्धू जी भी अभी एक कयास है, मनीष तिवारी जी भी अभी एक कयास ही है। वैसे साहब कांग्रेस की दुश्वारियां, देखिए कमलनाथ जी रहें ना रहें कांग्रेस में, वह एक दीगर बात है, परंतु आज जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैंने देखा, एक उनके स्पीच थोड़ा सा झलक मैंने सुना देखा, कि उनको बड़ा अफसोस है कि पार्टी जिन लोगों के लिए, उनका मतलब नाम लेकर भी उन्होंने कहा कि हम पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए और किस किस जाति या सेक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं, और वे ही लोग मोदी 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 इस प्रकार से चैंट कर रहे हैं, या कह लीजिए कि जिनके लिए मोदी जी ही सर्वे सर्वा बने हुए हैं। देखिए उनका जो चेहरे का हाव भाव था, उनका जो चेहरे का एक्सप्रेशन था, बॉडी लैंग्वेज थी, वह स्पष्ट बता रही थी कि वे भी जानते हैं कि लोकसभा 2024 इलेक्शन में मोदी जी तीसरे कार्यकाल के लिए वापस आ रहे हैं। और देखिए यह हर कोई जानता है कि आएगा तो मोदी ही, है ना। इसको भी मैं बोलता हूं कि जबकि 99% श्योर है कि मोदी ही आएंगे,
परंतु वह 1% हमेशा के लिए 1% रहता ही है। फिर भी 99% तो आएगा तो मोदी ही। खैर साहब, बट मल्लिकार्जुन खड़गे जी वे भी देखिए आज 5 दशक 6 दशक से अपने भारतीय राजनीति में एक सक्रिय हैं और कांग्रेस के तो वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। तो उनका जब वह मैंने बयान सुना ना, तो यह सिर्फ एक बयान नहीं थी, यह हताशा थी कि देखिए आज अगर कांग्रेस का यह सोचना है कि हम जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि वे गरीबों की, वे पिछड़ों की, वे कोई पर्टिकुलर सेक्शन की ऑफ द सोसाइटी लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु उनके मानस में जिनकी वे लड़ाई लड़ रहे हैं उनके मानस में मोदी साहब छाए हुए हैं। तो रीजन इज ऑल्सो देयर, क्रेडेंशियल्स। देखिए किसी भी नेता का जो सबसे बड़ी ताकत होती है वह होता है कि जनता का उस पर विश्वास कितना है, और यह विश्वास ही वोटों में कन्वर्ट होता है। और यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से बेहतर शायद ही जो अभी कुछ चंद वरिष्ठ नेता हैं भारतीय राजनीति में इस बात को बखूबी जानते हैं। तो जो उनके, जो मैं बार बार कई बार मैंने राहुल गांधी जी को स्पीयर हेड से संबोधित किया है, और मैं मानता भी हूं कि वे कांग्रेस के स्पीयर हेड हैं, और कांग्रेस पार्टी मोर और लेस उनके अभी एज जो अभी पिक्चर है उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ती है। अब ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अगर प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, तो वे कैसे वे मनोनीत प्रेसिडेंट हैं कि गांधी परिवार ने उनको उनका चयन किया है। वे कोई इलेक्शन उस प्रकार से, जैसे देखिए एक समय आप सब में अगर भारतीय राजनीति को आप फॉलो करते होंगे तो बहुत प्रबल संभावना थी कि देखिए गांधी परिवार से तो कोई आगे आने से रहा, मतलब राहुल गांधी खुद इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे परिवार से कोई कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं होगा। तो एक बड़ी प्रबल संभावना अभी जो हुई थी वो थी कि अशोक गहलोत जी कांग्रेस AICC प्रेसिडेंट होंगे, परंतु उनके अपने कुछ एक ऐसी महत्वाकांक्षा थी कि वे सीएम पद, राजस्थान सीएम पद भी नहीं छोड़ना चाहते थे और कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बने रहना चाहते थे। उनकी कुछ ऐसी शर्तें थी जो कि शायद की पार्टी, कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं थी। तो अंततोगत्वा खड़गे साहब को फिर आगे लाया गया, क्योंकि वे गांधी परिवार के सबसे विश्वसनीय जो भी कुछ कांग्रेस नेता हैं उनमें से एक हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी जानते हैं कि इस इलेक्शन 2024 के इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद उनकी गति क्या होनी है, वही होनी है जो कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में जब अभी विधानसभा चुनाव हुए, कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जिस प्रकार से पार्टी की गति हुई है ना, तो उसके बाद एक तरह से ऐसा कह लीजिए कि आला कमान ने, जो कांग्रेस का आला कमान, और कांग्रेस का आला कमान हर कोई जानता है, ने उनको पार्टी से जिस प्रकार से साइडलाइन कर दिया। तो और उसके बाद अभी हाल में देखिए राज्यसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, जिसमें से एक सीट जो यहाँ मध्य प्रदेश की थी, शायद एक उसमें मीनाक्षी नटराजन जी को आगे किया गया था, बाद में शायद फिर अशोक सिंह करके कोई हैं, उनको फिर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो इस बात को लेकर भी एक आम चर्चा है कि कमलनाथ जी राज्यसभा में जाना चाहते थे। कांग्रेस में देखिए इस समय एक होड़ मची हुई है कि लोकसभा चुनाव कोई नहीं लड़ना चाहता, और परंतु संसद भी नहीं छोड़ना चाहता। अब संसद भी चाहिए और लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ना है, तो घूम फिरकर एक ही जरिया बचता है, वो है राज्यसभा। अब राज्यसभा में अब ये सोच लीजिए आप कि स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी, उन्होंने भी अपने लिए एक सेफ पैसेज चुना, एक सेफ रास्ता चुना। वे जानती थी, जो कांग्रेस का आंतरिक सर्वे है ऐसा बताया जाता है कि रायबरेली सीट भी अब उनके लिए सुरक्षित सीट नहीं रह गई थी। भाजपा ने वहां पर जिस प्रकार से
अदिति सिंह जी को तैयार किया है, तो एक बहुत संभावना थी कि इस चुनाव में अदिति सिंह से सोनिया गांधी जी की जीतने की संभावना ऑलमोस्ट, मैं नील तो नहीं कहूंगा बट यस, एक कांटे की टक्कर हो जाती। और अगर मान लेते हैं कि गाहे बेगाहे अदिति सिंह चुनाव जीत जाती, तो वे एक जायंट किलर बन के उभरती और कांग्रेस का फिर आप जो अंजाम होता, क्योंकि देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी, ये कांग्रेस के अभी भी सर्वमान्य चेहरे हैं। जो कांग्रेस का पूरा सिस्टम है, आप ऐसा कह लीजिए, इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो कांग्रेस के लिए फिर बड़ी एक दुविधा की स्थिति पड़ जाती कि फिर वह संसद में भी और आम जनता के बीच में भी एक कोई सकारात्मक संदेश नहीं दे पाती। तो इसके लिए फिर जहां सोनिया गांधी जी ने स्वयं अपने लिए एक सुरक्षित रास्ता निकाला, तो वह थी राज्यसभा सीट। वे फिर राजस्थान से अब राज्यसभा को रिप्रेजेंट करती नजर आएंगी। तो सेम वे साहब और दूसरे नेता भी हैं। फिर उसमें कमलनाथ जी की भी अगर कोई एक ऐसी आकांक्षा है, तो ऐसी तो कोई बात, कुछ ऐसी उनकी डिमांड तो थी नहीं। क्योंकि अब देखिए, ये सब नेता जो हैं, ये मोर और लेस अब सभी 80 के आसपास ही हैं। इन्होंने काफी चुनावी राजनीति देख ली है और अब इनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अब स्वयं इनको भी अब ऐसा कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट हाँ, ये अपनी बैटन अपने जो उनके उत्तराधिकारी हैं, फिर चाहे कमलनाथ जी के लिए नकुल नाथ हो, दिग्विजय सिंह जी के लिए उनके सुपुत्र, अभी थोड़ा सा नाम भूल रहा है मुझे, जयवीर सिंह या ऐसा कुछ उनका नाम है, उनको आगे करना हो। ठीक है, भूपिंदर हुड्डा जी के लिए उनके जो सुपुत्र हैं दीपक हुड्डा, उनको आगे करना हो। लाइकवाइज जो जितने भी बड़े छत्रप हैं, वे सब अब जो अपनी लेगेसी है, वे अपने उत्तराधिकारी को पास ऑन करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए दिग्विजय सिंह साहब की, तो वे तो ऑलरेडी राज्यसभा के सदस्य हैं ही। और यहाँ पर जयवर्धन सिंह, यस, उनके सुपुत्र जी का नाम है जयवर्धन सिंह, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर नकुल नाथ जी भी भाजपा में चले जाते हैं, तो उनके लिए तो और भी चीजें आसान हो जाती हैं। वैसे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भाजपा में जाने के बाद ऑलमोस्ट 50% और मोर देन दैट दिग्गी राजा जी ने अपने सुपुत्र जी के लिए कांग्रेस में, मतलब अब आप समझ सकते हैं कि राह बहुत आसान कर दी थी। और अभी भी अब तो वे शायद है कि छत्रप बतौर उतरेंगे। हाँ, जीतू पटवारी जी को थोड़ा सा अगर वे कॉन्फिडेंस में लेकर चलते हैं, तो इतना तो दिग्विजय सिंह साहब में कौशल है, रणनीतिक कौशल, राजनीतिक कौशल है, कि वे अपने पुत्र को भविष्य में जब कभी भी अब कभी कोई संभावना जगेगी कि कांग्रेस की वापसी होती है, तो अपने सुपुत्र को वो सीएम पोस्ट के लिए सबसे एलिजिबल कैंडिडेट एटलीस्ट जनता के सामने और पार्टी के सामने तो प्रस्तुत कर सकेंगे। परंतु मैं बात कर रहा हूं और छत्रपों की भी, तो उनके लिए अब भले अपने लिए व्यक्तिगत कोई संभावना नजर ना आ रही हो, चाहे विद इन द पार्टी और इन द इंडियन पॉलिटिक्स, परंतु अब इस लड़ाई को वे अब अपने जो उत्तराधिकारी हैं, जो उनके सक्सेसर्स हैं, उनके हाथों में वे पहुंचा देना चाहते हैं, या एटलीस्ट उनको एक सुरक्षित स्थान जरूर देना चाहते हैं। यही सब की कवायद है और ये चलती रहती है, कोई ऐसा नया नहीं है। अगर आप याद करें तो समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी बैटन पास ऑन की अखिलेश यादव जी को, भले अब देखिए फिर वो भरी महफिल में क्या क्या कैसा कैसा होता था, वो एक अलग बात है, परंतु उनके सक्सेसर के रूप में अखिलेश यादव जी ने अपने आप को स्थापित कर लिया। परंतु उनसे भी कहीं न कहीं कुछ एक चूक अभी भी हो रही है। चूक कैसे हो रही है कि देखिए, विद्रोह के बुगुल तो उनकी पार्टी में भी उठने शुरू हो गए। अभी जो 3 राज्यसभा उन्होंने सीटों के लिए जो उम्मीदवार उतारे,
उनमें से एक सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है जया बच्चन जी का। हालांकि देखिए फॉर 5 years आई थिंक सो कि शी इज कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ राज्यसभा समाजवादी पार्टी की ओर से। वेल 5वां या 6वां टर्म होगा अगर वे जीत जाती हैं तो रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जिनका अगर पार्टी में अगर मैं योगदान कहूँ, इंडियन पॉलिटिक्स की तो बात छोड़ दीजिए कि भारतीय राजनीति में वे क्या योगदान दे रही हैं, बतौर सांसद संसद में उनकी क्या आई डोंट नो क्या क्रेडेंशियल्स हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं जानता। परंतु पार्टी में उनको लेकर शायद है कि विद्रोह के बिगुल बजे हैं। जिस प्रकार से पल्लवी पटेल जी जो उत्तर प्रदेश के एक खासतौर पे पटेल समाज के, कुर्मी समाज के शायद बड़े भारी भरकम नेता होते हैं थे सोने लाल पटेल जी, उनकी सुपुत्री हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी की बहन हैं। तो उन्होंने वे समाजवादी पार्टी में हैं और उत्तर प्रदेश भाजपा के दिग्गज और मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को उन्होंने सिराथू विधानसभा से चुनाव भी हराया था। कुछ एक आकांक्षाएं उनकी भी रही होंगी, शायद है कि लोकसभा राज्यसभा की सीट को लेकर, या कुछ तो बात रही होगी। विद्रोह का बिगुल उन्होंने फूका। फिर समाजवादी पार्टी के ही एक दिग्गज मुस्लिम नेता सलीम शेरवानी जी, उन्होंने भी बिगुल उन्होंने तो शायद पार्टी भी छोड़ दी, यस पार्टी ही छोड़ दी। तो और उनकी शिकायत है कि पीडीए का नारा लेकर अखिलेश यादव जी इस चुनावी समर में उतरे, परंतु अभी जो टिकटों का वितरण हुआ, मैं राज्यसभा की ही बात कर रहा हूं, उसमें पीडीए का तो कहीं कोई स्थान नहीं है। हालांकि एक दलित चेहरा कोई है। अब देखिए साहब, मुझे क्या ना कास्ट बेस्ड कुछ भी वो होता है तो मुझे थोड़ा सा वो लगता है, मुझे लगता है कि मेरिट के आधार पर होना चाहिए, परंतु ठीक है, अब सब चीज़ें आपके मन के हिसाब से नहीं हो सकती। तो अखिलेश यादव जी ने तो मतलब ओवरऑल लबोलुबाब ये है कि जया बच्चन जी को लेकर एक पार्टी में असहज स्थिति निर्मित हो गई है। और उधर भाजपा ने भी अपना 8वां उम्मीदवार उतार दिया है मैदान में, जिसको लेकर अखिलेश यादव जी का अलग टेंशन है। टेंशन हो भी क्यों ना, क्योंकि अमित शाह जी की जो खासतौर पे चुनावी रणनीति होती है ना, तो वो किसको कब धराशायी कर दे शायद ही कोई जानता हो। अब अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर भाजपा का 8वां कैंडिडेट भी जीत जाता है उत्तर प्रदेश से, तो फिर समाजवादी पार्टी में अगर कोई एक छोटी बड़ी ही जैसी भी टूट हो तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और वैसे भी साहब बात उत्तर प्रदेश की चली है तो बहुजन समाज पार्टी, जो भले अभी एक आप ऐसा कह लीजिए कि मैं साउंड एज लाइक मिनोस और अंडरडॉग, तो उसकी जो भूमिका है समाजवादी पार्टी के लिए तो पॉजिटिव नहीं रहने वाली है, इतना अखिलेश यादव जी भी जानते हैं। और अभी उन्होंने तो जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसमें शामिल होने से भी अभी जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूं तो उन्होंने इनकार कर दिया है कि जब तक कांग्रेस सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं करेगी, कोई मीटिंग नहीं करेगी, वे इस यात्रा के हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बात देखिए, हालांकि एक समय था, अभी 10 दिन पहले की बात है, 10 दिन 12 दिन पहले की बात है, जब अखिलेश यादव ने स्वतः 11-12 सीटें कुछ कांग्रेस को मैं ऐसा कहूंगा कि फेंक दी थी, है ना। अब वो बाकी सब डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट उन्होंने 11-12 सीटें दे दी थी कि भाई तुम 11-12 अपना रायबरेली या अमेठी को भी ले लो, 9 सीटें ऊपर से ले लो, 11 सीटों पे चुनाव लड़ो। परंतु अब जिस प्रकार से समीकरण बदले, जयंत चौधरी जी एनडीए में चले गए, तो अब शायद है कि उनको समझ में आ गया है कि अगर कांग्रेस के साथ बैठकर कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर अगर सीटों की बात नहीं हुई तो फिर उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। और कांग्रेस अभी भी
मायावती जी के साथ जो मुझे लगता है किसी भी प्रकार से अगर अपने इक्वेशंस बैठा सकी तो फिर वह अखिलेश यादव जी को डिच करने में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय गंवाएगी। या फिर एक समीकरण ये बन सकता है कि मायावती जी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी जी के जाने के बाद एक अलायंस यूपी में अपने लिए अलग से बना लें, तो तब इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। परंतु मायावती जी ने साफ मना कर रखा है कि नीदर शी इज गोइंग विथ इंडिया अलायंस नॉर विथ एनडीए। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए इट्स एडवांटेज बीजेपी। अच्छा साहब, ये तो रही एक छोटी सी कुछ राजनीतिक चर्चा, परंतु हम सबके लिए एक खुशी की बात और भी है। एंड यू नो, राजकोट टेस्ट की मैं बात करने जा रहा हूं, जहां भारत ने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री दर्ज की। नायक बन के उभरे अजय जडेजा जी। और बट उससे भी बेहतर, मुझे जो सबसे बेहतर अगर इस कह लीजिए कि टेस्ट मैच का विजय का अगर कोई हीरा नजर आया तो वो थे यशस्वी जायसवाल। देखिए साहब, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। मैंने तो उनकी वह टेंट भी देखा जिसमें वे रहते थे मुंबई में, और किस प्रकार से मतलब उनके पिताजी वही गोलगप्पे पानीपुरी हम फुल्की का चाट का ठेला लगाने वाले एक बहुत ही आम व्यक्ति। उनकी जो सक्सेस स्टोरी है ना साहब, मतलब जो हम जैसे लोग हैं, मैं अपने व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, और जो मेरे जैसे हैं, इन सब के लिए एक एग्जाम्पल है कि आप कितने भी हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, ठीक है, आपको मीडिया की कवरेज ना मिले, आपको आप एक किसी पार्टिकुलर वर्ग विशेष के ना हो, तो आपको इस प्रकार से कोई ऑफरिंग भी ना आती हो, परंतु अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, तो रास्ते आपके लिए, सफलता के रास्ते आपके लिए हमेशा खुले हैं। आई होप कि कंटेंट आप सबको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करने में कोताही न करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।